प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत में शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल नहीं होता एक पारिवारिक रिश्ता। निजी क्षेत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देने का किया आह्वान। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में सांकेतिक भाषा शब्दकोश, ऑडियो बुक्स, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा और विद्यांजलि पोर्टल जैसी कई अहम पहलों का किया शुभारंभ। विद्यांजलि 2.0 को बताया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास संकल्प के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म। तो एनडीआर को बताया शैक्षणिक गतिविधियों के बीच एक सुपर कनेक्ट की कड़ी। निपाह वायरस को लेकर केरल से आई राहत की खबर। जांच के लिए भेजे गए 8 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। हाई रिस्क कैटेगरी के 48 नमूने भी जांच के लिए भेजे गए। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कल एक बार फिर दी गई कोविड टीके की 1 करोड़ से ज्यादा खुराक। अब तक दी गई खुराक की कुल संख्या 70 करोड़ के करीब। बिहार में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल करेगा भागलपुर का दौरा। बाढ़ राहत उपायों के लिए राज्य सरकार ने की केंद्र से 3,763 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। नई सरकार बनाने की कवायदें हुई तेज। तालिबान के सरकार गठन पर चीन को बुलावे की खबरों पर चीन ने साधी चुप्पी। वहीं एनआरएफ ने तालिबान के पंजशीर पर जीत के दावे को किया खारिज। और ओवल में भारत ने 50 साल का सूखा किया खत्म। चौथे टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड को 157 रनों से दी मात। भारतीय गेंदबाजों के दम पर 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-1 से बनाई बढ़त। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में कई अहम पहलों का भी शुभारंभ किया। इनमें भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, बोलने वाली किताबें यानी ऑडियो बुक्स, सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए निष्ठा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि जैसे पोर्टल शामिल हैं। शिक्षक पर्व 2021 का विषय है गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस भागीदारी में समाज को भी जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक शिक्षाविद, विशेषज्ञ और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। और प्रधानमंत्री ने विद्यांजलि 2.0 को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का संकल्प बताते हुए कहा कि इससे समाज को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना अहम योगदान देना है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को
अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और पीएम मोदी ने एनडीआर NDEAR इसको लेकर अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में एनडीआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर यानी एनडीआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे यूपीआई इंटरफेस ने बैंकिंग सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, वैसे ही एनडीआर सभी एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच एक सुपर कनेक्ट का काम करेगा। और प्रधानमंत्री ने शिक्षकों के कर्तव्यों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है। हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। और ये रिश्ता, ये संबंध पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं, अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। और अब बात ताजा खबर की। और ताजा खबर में बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में अहम उपलब्धि हासिल हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना टीकों की 1,13,53,000 से अधिक खुराकें दी गई हैं, जिसके बाद अब देश में अब तक 69,90,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण अभियान की इस उपलब्धि पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सितंबर की शुरुआत एक उच्च स्तर के साथ हुई है और भारत ने आज 1 करोड़ कोविड टीकाकरण को इस आंकड़े को छू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। और भारत को 0 से 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे हैं और वो पूरे आंकड़े आप देखिए, 10 से 20 करोड़ 45 दिन में लगे, 20 से 30 करोड़ डोज जो है वो 29 दिन में लगे, 30 से 40 करोड़ में 24 दिन लगे, 40 से 50 करोड़ में 20 दिन लगे, 50 से 60 करोड़ डोज लगाने में 19 दिन लगे और 60 से 70 करोड़ टीके अब तक सबसे तेज केवल 13 दिन में लगे हैं। आप सभी को बधाई। तो ये मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि सिर्फ 13 दिनों में ही 60 से 70 करोड़ का जो आंकड़ा है वो हमने पार कर लिया है। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 31,222 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 42,942 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। इस वक्त देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,92,864 है। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए
15,26,056 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 53,31,89,000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। निपाह की बात करें तो केरल के लिए राहत की एक बड़ी खबर आई है। निपाह वायरस की जांच के लिए जिन लोगों के 8 सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें निपाह वायरस से मरने वाले बच्चे के माता पिता की रिपोर्ट भी शामिल है। इन लोगों में निपाह वायरस के लक्षण दिखाई देने के बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इस बीच केरल में कोरोना मामलों में रविवार के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। केरल में पिछले 24 घंटों के भीतर 19,688 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटों में 135 लोगों की वायरस से मौत हो गई है। केरल में कल 28,561 लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हो गए हैं। राज्य में कोविड का पॉजिटिविटी रेट 16.71% दर्ज किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में कोविड के मामलों में एक दिन में 7,000 से ज्यादा मामलों की कमी आई है। ये राज्य के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि कल के मुकाबले मौतों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इस सब के बीच केरल में निपाह वायरस के चलते दक्षिण कन्नड़ जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दक्षिण कन्नड़ जिला केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य और शिक्षा उद्देश्यों के लिए आते हैं और इसलिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 3 सितंबर को केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण से एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नितेंद्र नमस्कार। और सबसे पहले तो यही सवाल कि जिस तरह से केरल से ही शुरुआत करते हैं, एक दोहरी चुनौती केरल इस वक्त जूझ रहा है। एक तो कोविड की समस्या, ऊपर से निपाह वायरस की समस्या। कैसे देखा जाए, क्या अपडेट है? हालांकि अच्छी खबर जो आपके जरिए आई वो ये कि जो सैंपल्स भेजे गए थे वो नेगेटिव पाए गए हैं। निश्चित तौर पे केरल के लिए दोहरी चुनौती है। जहां तक कोविड का मामला है, कोविड में पिछले 2 दिन से मामलों में कमी देखी जा रही है केरल में। और इससे ऐसा लगता है कि जो कदम उठाए गए हैं, केंद्र सरकार के जो सलाह थे, निर्देश थे और राज्य के जो अपने प्रयास थे, उसका नतीजा आप देखने को मिला कि जो संक्रमण के चेन को तोड़ने की बात की जा रही थी, उसमें शायद सफलता दिखती नजर आ रही है। हालांकि अभी 1 हफ्ता और निगरानी रखना पड़ेगा कि कितना और मामले कम हो रहे हैं। उसके बाद ही बहुत स्पष्ट हो पाएगा कि केरल में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां तक निपा का सवाल है, निपा से एक बच्चे की मौत हुई थी, उसके बाद उसके कांटेक्ट में आए कम से कम 188 लोगों को निगरानी में रखा गया था। उनमें सबसे ज्यादा 20 लोगों को गहन निगरानी में रखा गया था, जिनमें कुछ लक्षण भी देखे गए थे। हालांकि कुछ लोगों में अभी सैंपल निगेटिव आए हैं, जिनमें माता पिता भी उनके शामिल है। तो अभी हालात नियंत्रण में है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र की जो एनसीडीसी की टीम है वो वहां पे गई हुई है। राज्य के जो चिकित्सा के जो स्थानीय स्तर पे अधिकारी हैं उनको सहयोग कर रही है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो कटे फल हो या फिर कोई भी फल अगर आप खा रहे हैं तो उसको धो करके खाएं, अच्छी तरीके से खाएं। अगर कोई जानवर या पक्षी फलों में अपना मतलब कट लगा हुआ है, कटा हुआ है, तो ऐसे फलों को ना खाएं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पक्षियों के खाने और जानवरों के खाने के बाद यह संक्रमण फैलता है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन नितेंद्र, ये बताइए कि जो दर्शक इन चीजों से वाकिफ नहीं है कि ये निपाह वायरस होता क्या है और किस तरह से ये जानलेवा है, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में दे सके कि किस तरह से, खासकर केरल में ही हमने देखा पिछले दिनों में भी ये मामला आया था, एक बार फिर से वहां ये मामला आ रहा है। केरल मुझे लगता है कि क्या एपी सेंटर है निपाह वायरस का? निश्चित तौर पे चाहे जीका हो या निपा हो, दोनों केरल में ही देखा गया। 2018 में भी निपा का केस आया था केरल में, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे में इसके जो प्रसार होता है, तो कई बार चमगादड़ अगर कोई फल को खा लेता है या उसके लार उस फल पे आ जाता है और उसको जब कोई इंसान खाता है तो उसमें संक्रमण खतरा होता है। कई बार ये सुअर के जरिए भी फैलता है। तो अभी तक 3 एविडेंस इस तरह के मिले हैं। लेकिन जो जहां तक है कि ये संक्रमण बहुत तेजी से होता है और खासतौर पे इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह के सिम्टम होते हैं, ब्रेन पे असर करता है। तो इंसेफेलाइटिस जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं इसमें। तो सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है कोई। ऐसे में बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है और बचाव का तरीका यही है कि जो भी अगर फल कटा आपको नजर आता है तो उसको ना खाएं।
अगर कोई फल भी आप खा रहे हैं तो अच्छी तरीके से धो करके खाना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई जानवर या कोई पक्षी फल को खाता है और उससे अगर आप खाते हैं, उस एरिया में वायरस का प्रसार है, तो निश्चित तौर पे खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी कटे फल को ना खाएं और जो भी फल आप खाते हैं अच्छी तरीके से धोकर खाएं। एक जो अच्छी खबर आई वैक्सीनेशन के हवाले से नितेंद्र, वो ये कि लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 1 करोड़ के आंकड़े को हम लगातार पार करते जा रहे हैं। जो डोजेस की बात है पर डे की, अभी हमने देखा कि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी ट्वीट किया कि कितने कम दिनों में हमने 60 करोड़ से 70 करोड़ के आंकड़े को हमने छुआ है। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, टीकाकरण में एक बड़ी उपलब्धि देखी गई है कि आज 70 करोड़ डोज भारत ने लगा दिया है। 70 करोड़ डोज मामूली नहीं होता है, एक बहुत बड़ा एक तरह से फिगर इसको माना जाएगा। और ये जो 70 करोड़ का आंकड़ा पार किया गया है, जो पिछले जो 60 से 70 करोड़ जो हुआ है, वो सबसे कम दिनों में, यानी 13 दिनों में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि धीरे धीरे अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ रही है, वैक्सीन की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और टीकाकरण की रफ्तार को भी तेजी दिया गया है। कल भी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा। अब तक 3 दिन ऐसा रहा जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 2 करोड़ भी जा सकता है, क्योंकि अभी भी राज्यों के पास 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो राज्य अपने हिसाब से तय करेंगे कि कैसे उनको और तेजी से वैक्सीनेशन करना है। 3 राज्य जो अपने 100% जो आबादी है, वयस्क आबादी है, उनको पहली डोज लगा चुका है, जिसमें हिमाचल, सिक्किम और दादर नगर हवेली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट दिशा में बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चाहे अक्टूबर का महीना आएगा तो उसमें करीब करीब अच्छे फिगर नजर आएंगे। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिया जा चुका होगा। साथ ही साथ बच्चों के भी वैक्सीन अगले महीने से आने की प्रबल संभावना है, चाहे वो जायडस का हो या फिर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और हम नजर डालेंगे कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट केंद्र पर मुफ्त टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर और विजयवाड़ा स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट केंद्रों पर भी वर्चुअल तरीके से मुफ्त टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए खिलाड़ियों, मीडिया कर्मियों सहित समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए, जिससे कि टीकाकरण अभियान और भी सफल हो सके। People's leader, artists, sportsmen, journalists, political leaders, every media, everybody has to take a lead and initiative because they can communicate better. Sportsmen are icons. Media communicates better, and also cinema artists and other people. They are all popular among the masses. That's why they all should join this campaign of mass vaccination. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वियना में भारतीय राजदूत जयदीप मजूमदार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक ब्रीफिंग में भाग लिया। बातचीत के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का भी जिक्र किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत के टीकाकरण की कुल संख्या ऑस्ट्रिया की पूरी आबादी के बराबर हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। उत्तर प्रदेश में 28 जनपद कोविड से मुक्त हो गए हैं। लगातार 2.5 लाख के आसपास हर रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी मात्र 0.001 बची है। रिकवरी रेट 98.7% हो गई है। प्रदेश सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वैक्सीनेशन के लिए भी लगातार काम किया है। लगातार फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाकर भी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कोविड की तरह ही जिन लोगों को बुखार हो रहा है उनका इलाज किया जाएगा। जिन जनपदों में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है वहां कोविड के लिए स्थापित अस्पतालों के उपयोग किए जा रहे हैं और वहां अलग से भी टीमें भेजी जा रही हैं। बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और कैसे लोगों को इस बीमारी से बचाव करना है इसके तरीके भी उन्हें बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से बुखार फैला है उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाए। आदेश में कहा गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान हर रोज रात 9 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए रात 10 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और अब बात करेंगे बाढ़ की और बिहार की। बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर केंद्रीय दल आज भागलपुर में बाढ़ की स्थिति का आकलन करेगा। इससे पहले केंद्रीय दल ने कल हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया और पटना में मुख्य सचिव के साथ बैठक भी की। बैठक में राज्य सरकार ने केंद्र से अभी तक के नुकसान के लिए 3,781 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्रीय टीम के सामने एक प्रस्तुतिकरण भी पेश की। इसमें आधारभूत संरचनाओं मसलन बांध, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली के साथ ही फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में केंद्रीय टीम को अवगत कराया गया। वहीं बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ सुधार हुआ है। कोसी और गंडक बराज से पानी का बहाव कम हो गया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 राहत शिविर और 217 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमों को तैनात किया गया है। 2,20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, लेकिन कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। वहीं पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के तहत दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ के कारण बाधित रेल सेवा कल शाम बहाल कर दी गई। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने बताया कि हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच बागमती नदी रेल पुल पर पानी के दबाव के कारण 31 अगस्त से ट्रेनों का परिचालन स्थगित रखा गया था। जो हमारे समस्तीपुर डिवीजन में दरभंगा और समस्तीपुर के बीच के खंड का ट्रेनों का परिचालन जो 31 अगस्त से स्थगित किया गया था, और अभी हम इस पर पूरी नज़र बनाए हुए थे और हमने देखा कि इसका लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी हम इस स्थिति में हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर इस खंड को शुरू कर सकते हैं और यही जल्द से जल्द एक हमारे पास रास्ता था और हमने शुरू कर दिया है इसको। तो अब नियमित रूप से इस पर ट्रेन शुरू हो जाएंगी और इसका जो नोटिफिकेशन है ट्रेन की टाइमिंग्स के हिसाब से कब आनी है, कब जाएंगी ये ट्रेन, उसके हिसाब से जारी भी कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से सलमान हैदर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सलमान, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस वक्त बाढ़ की स्थिति, वैसे जिले जो ज्यादा प्रभावित हैं वहां से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? देखिए, बाढ़ की स्थिति में जैसा आपने भी बताया कि सुधार हुआ है और बाढ़ प्रभावित जिलों की सूची से 2 जिले पटना और मुंगेर कम हो गए हैं, यानी यहाँ पे स्थिति में सुधार हुआ है और बाढ़ का पानी उतरा है काफ़ी हद तक। अब कुल 13 जिले प्रभावित हैं बाढ़ से। प्रखंडों की अगर हम बात करें तो 83 में से 73 ही अब बाढ़ प्रभावित हैं। तो स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना कुछ और है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसलिए बहुत सारे जिलों में घने बादल छाए हुए हैं और पटना सहित और जो प्रमुख जिले हैं वहां पर हल्की से लेकर के मध्यम बारिश हो रही है और 1-2 स्थानों पर बहुत तेज बारिश भी हुई है। अब बात करें अगर हम गंडक और कोसी बैराजेस की, तो वहां पर पानी का प्रवाह 1.5 लाख से नीचे चला गया था कल दोपहर 2 बजे तक, लेकिन अब राइजिंग ट्रेंड में आ गया है ये
और इसका मतलब ये है कि जो नेपाल में बागमती गंडक के जो जलग्रहण क्षेत्र हैं वहां पर बारिश हो रही है। इसकी वजह से वहां से पानी आ रहा है और अपने राज्य में बूढ़ी गंडक और कमला बालान नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं ज्यादातर स्थानों पर। और आने वाले 1-2 दिनों में ऐसा लगता है कि बाढ़ की स्थिति फिर गंभीर होगी। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर हैं और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो अपनी जगह पे चलाए जा रहे हैं। सामुदायिक रसोई घरों की संख्या बढ़ा करके 262 कर दी गई है और यहाँ पर लगभग 1,43,000 लोग सुबह शाम का भोजन कर रहे हैं और जो निष्क्रमित लोग हैं जिनको बाहर निकाला गया है उनकी संख्या भी बढ़ गई है थोड़ी सी। तो ये सारी स्थितियां अभी चल रही हैं और जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि अभी 20 दिन बाकी हैं सितंबर के और इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि बाढ़ अब कम होना शुरू होगी। बाढ़ का खतरा बराबर बना हुआ है। सलमान, केंद्रीय टीम भी राज्य के दौरे पर है जायजा लेने के लिए। जी कल इन लोगों ने जैसा कि आपने भी बताया एक तो हवाई सर्वेक्षण किया, फिर टीम के कुछ सदस्य दरभंगा में उन्होंने नाइट होल्ड किया था जहां आज वो दिन भर स्थिति की समीक्षा करेंगे। आज एक टीम के कुछ सदस्य भागलपुर चले गए हैं, वहां पर बाढ़ की स्थिति और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। साथ ही साथ कल भी इनका अन्य जिलों के दौरे का कार्यक्रम है। तो ये लोग जो ढांचागत सुविधाओं का जैसे सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य केंद्र या बिजली के खंभे, सड़कों को जो नुकसान हुआ है और खास तौर से एग्रीकल्चर का, क्योंकि धान की फसलें जहां जहां भी बाढ़ आई है वहां पूरी तरह नष्ट हो गई हैं और जो लेट सीजन वाली धान की किस्म है उसकी बुआई फिर से करनी पड़ेगी। तो ये सारे नुकसान का जायजा ये लोग ले रहे हैं। जी एक आखिरी सवाल सलमान की, जो लोग फंसे हुए हैं गाँव में और इस तरह की जगहों पे, वहां तक प्रशासन की तरफ से पीने के पानी की व्यवस्था, खाने के पैकेट्स कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? देखिए, ड्राई राशन का वितरण किया जा रहा है बाढ़ क्षेत्रों में और जैसे सर पे छत नहीं है तो जो लोग तटबंधों पर रह रहे हैं या और ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं उनके लिए पॉलीथीन शीट्स, टारपोलिन वगैरह वितरित किए गए हैं। तो और ये और साथ ही साथ राहत राशि लगभग राज्य सरकार का ये कहना है कि 477 करोड़ रुपए राहत राशि के रूप में 7,95,000 परिवारों को दिए गए हैं 6,000 रुपये प्रति परिवार की दर से। तो ये सारे काम चल रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकल टीम्स भी जा रही हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स बांटी जा रही हैं ताकि अगर किसी भी स्रोत से पानी लिया जाए तो कम से कम उसमें क्लोरीन डाल करके, क्लोरीन की टैबलेट डाल करके उसको शुद्ध किया जा सके, क्योंकि बाढ़ के दौरान आप जानते हैं कि पानी तो चारों तरफ होता है लेकिन पीने लायक पानी नहीं होता है और सबसे बड़ी समस्या पेयजल की ही होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और केंद्र की ओर से जो सहायता है उन्होंने भी 3,700 करोड़ रुपए डिमांड राशि मांगी है केंद्र से ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को पटना से हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो हुई बिहार में बाढ़ की स्थिति, लेकिन असम में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 43,416 हो गई है और प्रभावित फसल क्षेत्र भी घटकर 15,981 हेक्टेयर हो गया है। राज्य के 4 जिलों में सरकार द्वारा बनाए गए 14 राहत शिविरों में 718 लोगों ने शरण ले रखी है। हालांकि गोलाघाट जिले में बाढ़ का सबसे अधिक प्रकोप है, जहां पर 29,857 लोगों का जनजीवन बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मोरी गांव में 10,536 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों द्वारा आज हरियाणा के करनाल जिले में महापंचायत बुलाई गई है। मिनी सचिवालय के घेराव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है। करनाल के अलावा राज्य के 4 जिलों में
आज रात 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली चंडीगढ़ रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महापंचायत में आ रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और हमारी किसान भाइयों से अपील भी है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हमने स्मूथ ट्रैफिकिंग के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए हैं, तो लोग उन्हीं का उपयोग करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा विचार विमर्श के तीसरे सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान करते हुए एक साथ मिलकर राष्ट्र मजबूत बनाने पर जोर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं। ये वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है, इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मार रहे। इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगाया और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहां होगा? इस पर मलम पट्टी करने से नहीं, मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने इफ्फी और बंगबंधु के निर्माणाधीन बायोपिक सहित कई विषयों पर चर्चा की। ये बायोपिक लगभग 75% बन चुकी है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी ऐतिहासिक रहे हैं, जनता के बीच में हो या सरकारों के बीच में हो, और मोदी जी की सरकार में इन रिश्तों को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। ये वर्ष भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक और भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, वहीं पर दूसरी ओर बांग्लादेश के भी अस्तित्व में आने के, लिबरेशन के 50 वर्ष हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। अगर मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ही बात करूं तो बंगबंधु पिक्चर जो बना रहे हैं बायोपिक, हम उसको भी लगभग कंप्लीट होने की तर्ज पर है, और उस पर कुछ शूटिंग जो बांग्लादेश में होनी है वो कोविड-19 पैंडेमिक करके रुकी थी। तो इसकी शूटिंग भी वापस पूरी करके इसको प्रयास करेंगे कि मार्च महीने में रिलीज़ भी कर पाएँ। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाना दोनों देशों के लिए, और संबंध बेहतर हों लोगों से लोगों के बीच में, सरकार और सरकार तक। तो इस सब के बारे में चर्चा भी हुई, और किस तरह से भारत और बांग्लादेश फिल्मों के क्षेत्र में भी और बेहतर काम कर सके। जो नया क्षेत्र आया है, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी हो, गेमिंग हो, वर्चुअल इफेक्ट्स हो, इन सब में भी कैसे काम करें। और जब हमारा 51st इफ़ी के सेलिब्रेशंस भी हुई थी, उसमें भी कंट्री ऑफ फोकस जो थी वो बांग्लादेश थी। तो बांग्लादेश की फिल्मों को यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हिंदुस्तान की पिक्चरें भी बांग्लादेश में कैसे ज़्यादा दिख सकें, और कैसे फिल्मों के क्षेत्रों में दोनों के संबंध ज़्यादा मजबूत हों,
और उसके माध्यम से जनता के साथ भी संबंध और बेहतर हो सकें, वो भी करने का प्रयास रहेगा। कर्नाटक में बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी के नगर निगम चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद कहा है। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा कि कर्नाटक के 3 नगर निगम चुनावों बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी में भाजपा पर भरोसा करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद। बीएस बोमई जी, नलिन कतिल जी और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, जिन्होंने पिछली बार की तुलना में भाजपा की बड़ी जीत सुनिश्चित की। एक और ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनहितैषी नीतियों के कारण हमने पहली बार बेलगावी नगर निगम चुनाव जीता है। ये गर्व की बात है कि बीजेपी हुबली धारवाड़ निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और कलबुर्गी निगम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में विस्तृत हलफनामा दायर करेगी। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को आरंभिक जानकारी दे चुका है और इससे ज्यादा सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। 75वें स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए आईटीबीपी के जवानों ने माउंट बलबला की चोटी पर राष्ट्रगान गाया। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट, इजराइल की जनता और दुनिया भर के यहूदियों के नए साल रोश हशाना की बधाई दी है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट, इजराइल की जनता को और दुनिया भर के यहूदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोश हशाना की बधाई दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बधाई दी है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। से बचाव के उपाय: आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और हमारे सहयोगी अजय मिश्र को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, वो आ चुके हैं स्टूडियो में। अजय नमस्कार, क्या कुछ आज हम खबरें? नमस्कार असीम, और आज हम बताएंगे आपको कि सेंसेक्स के साथ साथ जो गोल्ड मार्केट है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने के बाद आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स है वो 112 अंक यानी 0.19% की तेज़ी के साथ खुलता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है वो 28 अंकों की बढ़त के साथ 0.17% बढ़ा और 17,406 पे खुला। इस वक्त भी हम देखें तो बाजार तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। जहां पर तेज़ी है
वहाँ पर जो आईटी सेक्टर है और मेटल सेक्टर है वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी दिख रही है। भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, आईटीसी और रिलायंस में इस वक्त तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है, जबकि विप्रो जैसे जो काउंटर्स हैं वहाँ पर नेगेटिव कॉनोटेशन यानी बिकवाली के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा है कि ये जो लगातार जो सेंसेक्स और निफ्टी में जो तेज़ी है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स का भी असर भारतीय बाज़ारों पर दिखाई दिया है, लेकिन जानकारी मानते हैं कि बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है। निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप और मिड कैप में इस वक्त थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी चौतरफा खरीदारी नहीं है, शेयर स्पेसिफिक खरीदारी हो रही है, तो काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर पीएसयू स्टॉक्स भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और आज मंगलवार को घरेलू बाजार में सोने की वायदा कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट भी देखी गई, वहीं चांदी की कीमतों में भी कमी आई है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.04% गिरकर 47,406 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी 0.13% गिरकर 65,208 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुई। पिछले सत्र में सोना 0.17% सस्ता हुआ था और चांदी में 0.19% की बढ़ोतरी हुई थी। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम से अब भी 8,794 रुपये नीचे है, और माना जा रहा है कि जो कारोबारी सीज़न है उसमें सोने की मांग बढ़ सकती है। ये सही मौका है, अगर आप थोड़ी बहुत खरीदारी करना चाह रहे हैं तो अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल आज के व्यापार पर में सिर्फ इतना है। वापस चलते हैं असीम के पास बाकी खबरों की। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करें कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खबर अफगानिस्तान से है, जहां तालिबान ने विद्रोहियों के आखिरी गढ़ पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद अब पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर लिया है। तालिबान ने कहा है कि नई सरकार का गठन जल्द ही किया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता जाहिद ने पंजशीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में किसी भी देश को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान की जीत का दावा झूठा है और हमारी जंग जारी है। उन्होंने लोगों से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह करने की अपील की है। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान पर तालिबान का सहयोग करने का आरोप लगता रहा है। अफगानिस्तान की आम जनता पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। काबुल शहर में आज एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर्स थे जिन पर पाकिस्तान के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सीमा से बाहर निकालने की मांग की। लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र सरकार चाहिए। तो ये कुछ एम्बियंस आपने सुना कि वहाँ के लोग जो आम आवाम हैं वो किस तरह से कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए लेकिन वो पाकिस्तान से चाहिए। हमारे सहयोगी रवि धीमान इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। रवि, बहुत दिनों पहले से ये बात कही जा रही थी कि ये तालिबान और पाकिस्तान का गठबंधन है, पीछे से बैकडोर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस पूरे मामले को शह देता आ रहा है, और एक बार फिर से यही साबित हुआ। लोग, वहाँ के जो आम आवाम है वो सड़कों पर उतर आया और वो कह रहा है कि गो बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ से निकलो बाहर। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का हस्तक्षेप अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में नया नहीं है, काफी पुराना है। 1980 के दशक में जब सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में हुआ था तो अमेरिका को भी एक एलआई के तौर पर पाकिस्तान मिला था, और पाकिस्तान के जरिए ही जो उस समय सोवियत संघ के सैनिकों का विरोध कर रहे मुजाहिदीन थे उनको हथियार सप्लाई किए गए। पाकिस्तान ही वो जगह थी जहां से सारी रसद उन तक पहुंचाई जाती थी, और इस बात का पूरा फायदा पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ सालों में उठाया है।
तालिबान को कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान की आईएसआई का एक्सटेंशन मानते हैं। और जिस तरीके से लगातार तालिबान अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद तालिबान ने पूरे देश पर अपना कब्जा किया है और जिस गति से तालिबान के सैनिकों की जीत हुई है, तालिबान के लड़ाकों की जीत हुई है, जो अफगानिस्तान का आम नागरिक है उसका मानना है कि इसके पीछे आईएसआई का सपोर्ट है, उनका टैसिट सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। और कई खबरों में तो इतना भी कहा गया कि अफगानिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के एलीट कमांडो भी शामिल हुए, हालांकि उनकी ऐसी खबरों की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। लेकिन अफगानिस्तान का आम नागरिक ये जरूर मानता है कि उसके जो अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान की दखलंदाजी की का नतीजा ही है कि अफगानिस्तान अब वक्त के उस चौराहे पर खड़ा है जहां पर उसका अतीत अंधकार में था और उसको भविष्य भी ज्यादा उजाले में नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं जिनको अपनी मूलभूत अधिकारों की चिंता है, वहां पर अब ज्यादा चिंता किसी और चीज की नहीं है। अफगानिस्तान के लोग शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे कि उनका देश विकास के पैमानों पर खरा उतरे, उनका देश में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं हों। अभी तो उनका जो सरोकार है वो ये है कि कम से कम जो मूलभूत हमारे अधिकार हैं उनसे हमें वंचित ना किया जाए, क्योंकि तालिबान की सरकार आने के बाद सबको इस बात का डर जरूर है कि जिस तरह तालिबान 1.0 को देखा था, तालिबान 2.0 उससे ज्यादा क्रूर ना हो। और लगातार पाकिस्तान के जो सैन्य कर्मी हैं उन पे जो बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान की आईएस के डीजी जो खुद काबुल आए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मद्देनजर अलग अलग देशों में जाकर चर्चा करेंगे अफगानिस्तान के भविष्य की। इन सब बातों को अफगानिस्तान की जनता ने नजरअंदाज नहीं किया है और ये जनसैलाब उमड़ा है पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर। ये कोई संगठित जनसैलाब नहीं था, लोग अपने आप वहां पर आए, अपने आप उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जो जन आक्रोश है वो इस स्थिति को दर्शाता है कि जन आक्रोश कितना है। और तालिबान ने हालांकि कहा है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में किसी का दखल वे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन तकरीर और करनी में फर्क है। आने वाले दिनों में उनको ये साबित करके दिखाना होगा कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी तालिबान अपनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर कनाडा से है। कनाडा में 20 सितंबर को मध्यावधि चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चुनाव कराने का दांव उनके लिए उल्टा साबित हो रहा है। दरअसल चुनाव से पहले हुए जनमत सर्वेक्षण में जस्टिन ट्रूडो पीछे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने अचानक संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग कराने का फैसला किया, तब स्थितियां उनके अनुकूल दिख रही थी। लेकिन अब देश में अचानक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कनाडा में माहौल बदलता दिख रहा है। ताज़ा जनमत सर्वेक्षणों से उनकी बढ़त गिरना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एंग्स रीड इंस्टीट्यूट के अनुसार ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग जहां 2021 के शुरुआत में 50% थी, वो अब सितंबर में गिरकर 38% तक पहुंच गई है। अब पिछले सप्ताह से एरिन ओटूल के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी आगे चल रही है। इस बार सिर्फ लिबरल या कंजर्वेटिव पार्टी मैदान में नहीं है, बल्कि इस साल के चुनाव में ब्लॉक, क्यूबिरकाइस, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इन बदलती हुई परिस्थितियों में 5 प्रमुख पार्टियों के बीच 8 और 9 सितंबर को टेलीविजन पर बहस भी प्रस्तावित है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ओंटारियो के लंदन में चुनाव प्रचार अभियान के बस में चढ़ते वक्त एक कंकड़ आकर लगा। पत्थर घुसाए हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़ से घिरे बस में चढ़ते वक्त एक छोटी सी वस्तु ट्रूडो की तरफ फेंकी गई। बाद में ट्रूडो ने छोटे पत्थर के उनकी तरफ फेंके जाने की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये सब ठीक है। कैरेबियाई देश क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्यूबा में बच्चों को दी जा रही वैक्सीन को WHO की मंजूरी नहीं मिली है। ये टीका क्यूबा में ही तैयार किया गया है। तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख की जनसंख्या वाले इस कैरेबियाई देश में सरकार स्कूल खोलने से पहले ही सभी बच्चों को टीके देना चाहती है। क्यूबा में अधिकतर जगहों पर इंटरनेट की गैर मौजूदगी की वजह से फिलहाल बच्चों को टीवी कार्यक्रमों के जरिए पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण पूरा कराना चाहती है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम अब्दाला और सोबेराना है। क्यूबा ने यह टीकाकरण कार्यक्रम
शुक्रवार से ही शुरू किया है। इसमें सबसे पहले 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दी गई। इसके बाद सोमवार से 2 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब खेल जगत की कुछ अहम खबरों की। और हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सुचित्रा नमस्कार, क्या कुछ है आज अहम खबरें? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की खबर के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट की सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 157 रन से हराकर इतिहास रच दिया। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 210 रन बनाकर आउट हो गई। ओवल के मैदान पर भारत को 50 साल के बाद जीत मिली है। द ओवल मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस जीत से भारत ने न केवल सीरीज में बढ़त हासिल की बल्कि ओवल में जीत के लिए 50 साल के सूखे को भी खत्म किया। मैच में टॉस हारने और पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद भी कोहली एंड कंपनी ने अंग्रेजी खिलाड़ियों को मात देने में कामयाबी पाई। रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर और कप्तान कोहली की शानदार बल्लेबाजी के बाद अंतिम दिन भारतीय गेंदबाजों का इम्तिहान था। इंग्लैंड ने भारत के 368 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5वें और अंतिम दिन लंच तक 2 विकेट पर 131 रन बनाए। इंग्लैंड को अंतिम 2 सत्र में जीत के लिए 237 रन जबकि भारत को 8 विकेट की दरकार थी। लंच के बाद भारतीय गेंदबाज अलग ही अंदाज में उतरे और देखते ही देखते इंग्लैंड के 4 विकेट झटक लिए, जिससे स्कोर 6 विकेट पर 147 रन हो गया। रविंद्र जडेजा ने ओपनर हसीब हमीद का विकेट लेकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हसीब ने 193 गेंदों की अपनी संयमित पारी में 6 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया और ऑली पॉप को बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो खाता भी नहीं खोल पाए कि उन्हें भी बुमराह ने पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद जडेजा ने मोइन अली को सब्स्टिट्यूट सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच करा दिया, जिससे स्कोर 67.2 ओवर तक 6 विकेट पर 147 रन हो गया। सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लिश कप्तान जो रूट को शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड किया और भारत को बड़ी सफलता दिलाई। रूट और वोक्स ने 7वें विकेट के लिए 35 रन जोड़े। इसके बाद वोक्स को भी उमेश यादव ने पवेलियन की राह दिखा दी और वो टीम के 8वें विकेट के तौर पर आउट हुए। टी ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 193 रन हो गया था। चाय के बाद इंग्लैंड के आखिरी 2 विकेट 17 रनों के अंदर गिर गए और 210 रनों पर पूरी टीम आउट हो गई। भारत के लिए दूसरी पारी में पेसर जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट झटके, जबकि उमेश यादव को 3 विकेट मिले। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम को ओवल में टेस्ट मैच जीतने के लिए 50 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। भारत ने इससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल में इकलौता टेस्ट मैच जीता था। ओवल में शतक जड़ने वाले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का 5वां व अंतिम टेस्ट 10 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ओवल में भारत की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया, टीकाकरण के मोर्चे और क्रिकेट पिच दोनों पर एक बार फिर से शानदार दिन, हमेशा की तरह टीम इंडिया की जीत। खिलाड़ियों के लिए विशेष हॉस्टल बनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और खेल मंत्रालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। साई एकेडमी के बेंगलुरु, भोपाल और ग्वालियर सेंटर में खिलाड़ियों के लिए ये हॉस्टल कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, खेल सचिव और कोल इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। खेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में कोल इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर खिलाड़ियों के लिए एक जॉइंट एकेडमी भी खोलेंगे। इस बार के ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जो भारत के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो ऐतिहासिक था। जहां एक और पैरालंपिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कंटिंजेंट था, इस बार 19 मेडल भारत जीता है। और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट जगत को आगे आने की भी आवश्यकता है, प्राइवेट संस्थाओं को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी। और मैं आभार प्रकट करता हूं कोल इंडिया लिमिटेड का, जिन्होंने 3 स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना के लिए बेंगलुरु, ग्वालियर और भोपाल के लिए अपनी हामी भी भरी और साथ में 75 करोड़ रुपए का अनुदान भी किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। ये तीनों हॉस्टल बनने से जहां एक और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं कोयले के पैसे से हीरों को तराशने का काम किया जाएगा।
भविष्य के ओलंपियंस को, भविष्य के खिलाड़ियों को भारत के लिए पदक जीतने के लिए सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। हम आभारी हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, कोल मंत्रालय के, कि जिन्होंने आगे बढ़कर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये सराहनीय काम किया है और भविष्य में भी कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से साई के साथ मिलकर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हम अकेडमीज की स्थापना करने का प्रयास करेंगे, कोयले के क्षेत्र में हो, देश में कहीं भी हो, ताकि खेलों को और बढ़ावा मिल सके और भारत भविष्य में और पदक जीत सके। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इन खेल खबरों के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।